उपस्थित हुए सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, परम आदरणीय पूर्व पीसीसी अध्यक्ष श्री हनुमंतराव जी, बहुत ही आदरणीय और हमारे बड़े भाई महेश गौड़ जी, प्रसाद कुमार जी पूर्व मंत्री, चिन्ना रेड्डी जी पूर्व मंत्री, कोदंड रेड्डी जी वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया किसान डिपार्टमेंट, हमारे बीच में उपस्थित राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना आंध्रा के प्रभारी किरण भाई, जिन्होंने पूरा भारत जोड़ो यात्रा में पूर्णकालिक पदयात्री के रूप में 150 दिन यात्रा की है। हमारे बीच में सिद्धेश्वर जी, तेलंगाना आरजीपीआरएस के स्टेट के चेयरमैन, अमुदरसन जी पौंडीचेरी के स्टेट के चेयरमैन, हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस बेरर्स, हमारी महिला कांग्रेस की बहन, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, ओबीसी, एससी एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, चुने हुए पंचायत जनप्रतिनिधि और अर्बन कॉरपोरेटर्स, हमारे बीच में उपस्थित सभी अलग अलग जिलों से आए कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, हमारे बीच में पौंडीचेरी से भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आंध्र प्रदेश के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ हैं। हमारे संगम जो नेतृत्व कार्यक्रम है उसके भी 2 साथी उपस्थित हैं। सभी मीडिया के बंधुओं और सभी सम्मानित साथियों, आप सबने जय भारत सत्याग्रह में यहाँ आकर उसमें हिस्सा लिया, तो आखिर ये पूरे देश में ये जय भारत सत्याग्रह हम क्यों कर रहे हैं? तेलंगाना मेरा इसके पहले भी 2-3 बार आना हुआ। करीब 36 दिन की पदयात्रा पोचमपल्ली से लेकर सेवाग्राम तक हमने किया, उसमें आप सब लोग शामिल हुए। उसके बाद पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें भी मुझे आपके साथ तेलंगाना में चलने का मौका मिला। आज अगर हम आपके बीच में यहाँ आए हैं तो उसकी वजह क्या है? क्यों हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? क्यों गांधी जी और अंबेडकर जी, बाबा साहेब की तस्वीर यहाँ लगाई है? अपने भाषण में महेश गौड़ जी ने विस्तार से बताया, सिद्धेश्वर जी ने बताया, किरण ने बताया कि किस तरह की विरासत हमारी है बाबा साहेब की और गांधी जी की। हमारे इन सब तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, बीसी सेल के अध्यक्ष, सबने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी। मैं आपके सामने केवल 3 बात रखूंगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना है, लेकिन ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। हमारा जो संविधान है वो हमको एक तरह की गारंटी देता है, एक तरह का संरक्षण देता है, ताकि पूंजीवादी ताकतें, सांप्रदायिकतावादी ताकतें और तानाशाही की ताकतें इकट्ठी नहीं हो सके। इसके लिए हमको गारंटी देता है, संरक्षण देता है। पूरे दुनिया का इतिहास है और हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान हैं गणेश देवी जी, वो एक बहुत अच्छी बात करते हैं। उन्होंने दक्षिणायन के नाम से एक संगठन भी शुरू किया। अवार्ड वापसी की पहली शुरुआत उनकी तरफ से हुई। कालबुर्गी और नरेंद्र दाभोलकर की जो हत्या हुई, गौरी लंकेश की जो हत्या हुई, उसके बाद उन्होंने एक मुहिम चालू की और वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। पूरी दुनिया में जब सांप्रदायिकतावादी लोग और सत्ता, ये दोनों एक साथ आए, इनके साथ पूंजी की ताकत भी जुड़ी, यानी कि कैपिटलिज्म, डिक्टेटरशिप और जो सांप्रदायिकतावादी ताकत थी, जब ये तीनों इकट्ठा हुए तो
इनसे लड़ने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए ये तय हुआ कि दुनिया में जो सांप्रदायिकतावादी ताकतें हैं उनका राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहां बात धर्म की नहीं हो रही है। गांधी जी तो मानते थे कि जहां धर्म नहीं होगा वहां राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर फिर अराजकता होगी, अन्याय होगा, क्योंकि धर्म का एकमात्र मतलब है सत्य, सत्य की तरफ जाना, लोगों को एक दूसरे से मानवता के आधार पर जोड़ना। तो यहां बात धर्म की नहीं हो रही है, सांप्रदायिकतावाद की हो रही है। सांप्रदायिकतावाद से लड़ने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया, यानी कि कोई भी किसी भी तरह से अपने धर्म को खोजे, मानवता को और सत्य को खोजे, ईमान को खोजे, वो उसका अपना स्वतंत्रता है। उसमें राज्य की ओर से किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा और राज्य का अपना कोई संप्रदाय नहीं होगा। इसीलिए हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान बनाने वाले लोग ये मानते थे कि धर्म तो निरपेक्ष ही होता है, धर्म माने सत्य, और जहां अपेक्षाएं होंगी वहां सत्य नहीं हो सकता, जहां अपेक्षाएं होंगी वहां स्वार्थ होगा, वहां कोई ना कोई हित होगा, वहां धर्म नहीं हो सकता। तो सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए पंथ निरपेक्षता, यानी कि आप पांचों वक्त के नमाजी हो सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, आपके लिए सत्य को खोजने का वो मार्ग होगा, इस्लाम मार्ग होगा। मैं निर्गुण निराकार को मान सकती हूं, ब्रह्म की खोज कर सकती हूं, मेरे लिए धर्म का मार्ग होगा उपनिषदों का मार्ग, शैव मत का मार्ग हो सकता है। मैं विष्णु की आराधना कर सकती हूं, मेरे लिए धर्म का मतलब होगा नर सेवा ही नारायण सेवा, और मैं उस मत का पालन कर सकती हूं या कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विज्ञान सत्य की खोज का माध्यम होगा, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानेंगे। कुछ लोगों के लिए ईसाई मत धर्म तक पहुंचने का मार्ग होगा, कुछ लोगों के लिए बुद्ध का बताया रास्ता धर्म यानी सत्य की खोज का रास्ता होगा। तो राज्य इन सब रास्तों में कोई प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा, इसी के लिए पंथ निरपेक्षता शब्द को लाया गया। और राजनीतिक सत्ता और पूंजी का गठजोड़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये संविधान ने तय किया कि हमारा रास्ता समाजवाद का होगा, यानी कि इस देश के जितने भी संसाधन हैं और निसर्ग के जितने भी संसाधन हैं वो सबके होंगे, किसी एक का नहीं होगा, किसी एक का उसके ऊपर कोई दखल नहीं होगा। और तीसरी बात, राज्य का भी राष्ट्र के ऊपर उसकी भी हुकूमत नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति की हुकूमत नहीं होगी। और इसीलिए यह तय किया गया कि तानाशाही रास्ता नहीं, संसदीय लोकतंत्र हमारा रास्ता होगा। तो हमारा संविधान हमको समाजवाद देता है, लोकतंत्र देता है और पंथ निरपेक्षता देता है, और हमें पूंजीवाद से, सांप्रदायिकतावाद से और तानाशाही से संरक्षण देता है, बचाने का काम करता है। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ? राहुल जी आज अगर लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त की गई तो क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने ये जो 3 गठजोड़ हुआ है, पूंजी का, राजनीति का और सांप्रदायिकतावाद का, इसको चुनौती देने का काम किया। और वो जो कहते हैं ना सूट बूट की सरकार, वो सूट बूट की सरकार कोई भाषण के लिए नहीं है कि आप और हम ताली बजाएं। सचमुच ये जो सरकार है, ये सरकार सूट बूट की सरकार है। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सरकार के खुद के आंकड़े बोल रहे हैं, मेरा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, संसद का और सरकार का आंकड़ा है। अगर मान लीजिए
कि 100 रुपए का टैक्स केंद्र की सरकार वसूल करती है, मान लीजिए, तो 100 रुपए में से यूपीए सरकार के समय 39 रुपीस यानी 39 रुपया कॉरपोरेट से लिया जाता था, 21 रुपया मध्यम वर्ग से लिया जाता था, और देश के जो आम लोग हैं जिसमें सब लोग शामिल हैं उनसे 26 रुपया लिया जाता था। आज भी ये सरकार अगर मान लें 100 रुपए का टैक्स वसूल करती है, क्योंकि बिना टैक्स से तो कोई भी काम नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मान लीजिए कि आज भी अगर 100 रुपए की वसूली टैक्स के रूप में ये सरकार कर रही है, तो आज की सरकार क्या कर रही है? कॉरपोरेट घरानों से 39 रुपीस जो टैक्स 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार लेती थी, उसको घटा करके अब कॉरपोरेट हाउस से केवल 26 रुपए टैक्स लेती है। मध्यम वर्ग से 21 रुपए को बढ़ाकर 26 रुपए लेती है, और जो आम लोग हैं जिसमें गरीब लोग भी शामिल हैं उनसे 39 रुपया यानी 39 रुपीस लेती है। इसलिए इसको सूट बूट की सरकार बोलते हैं। यानी कि जो देश का 1% सबसे अमीर है कॉरपोरेट, उनका टैक्स 39 रुपीस से कम करके 26 रुपया यानी 26 रुपीस कर दिया, और जो देश के गरीब लोग हैं उनका टैक्स जो 26 रुपीस था, 26 रुपए था, उसको बढ़ा के 39 रुपीस कर दिया यानी 39 रुपया कर दिया। तो अब अगर राहुल जी इनको सूट बूट की सरकार कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? क्योंकि ये सरकार केवल जो सूट बूट पहनते हैं उनकी मदद करने वाली सरकार है। यह सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों को मदद करने के लिए बनी हुई सरकार है। इस सरकार ने 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा में जो पैसा लगा, उसके मुकाबले 2023-24 में 30,000 करोड़ रुपए कम कर दिए, और खाद्य सुरक्षा में जो कि राशन की दुकान में सब्सिडी मिलती है, गरीब लोगों को अनाज मिलता है, उसमें 90,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। तो फिर ये सरकार सूट बूट की सरकार नहीं हुई तो किसकी सरकार हुई? और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, ये आंकड़े इसी सरकार के हैं। इसी सरकार ने पार्लियामेंट में जो दिया वो मैं आपके सामने रख रही हूं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये आंकड़े हमारे अपने मन के बनाए हुए। यही सरकार कहती है कि अडानी ने पिछले 3 साल में, जबकि पूरे देश में कोरोना और कोविड के बाद बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में खाने के भोजन में कमी आई, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन्हीं 3 साल में अडानी का जो उसकी नेट कैपिटल है, यानी कि कुल पूंजी, कुल जमा पूंजी, वो 2300% बढ़ी। और वो कैसे बढ़ी? वो मोदी जी की दोस्ती के कारण बढ़ी। उसको हम मोदी दोस्ती कहें, हमारे साथी हैं प्रवीण चक्रवर्ती जी, वो उसको मोदी दोस्ती कहते हैं, गलत नहीं कहते, क्योंकि पोर्ट उसको मिला, सारे खदान उनको मिले, सारे एयरपोर्ट उनको मिले, रिटेल सेक्टर में उनका दखल है, पेट्रोलियम पदार्थ में उनका और अंबानी का दखल है। ये किसकी वजह से हुआ है? और फिर जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने केवल सच्चाई को उजागर किया कि किस तरह से फर्जी आंकड़े बताकर सरकारी बैंक से और सरकार की बनी एलआईसी से उन्होंने पैसा लिया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को ठगा, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन फर्जी तरीके से अपना पैसा बढ़ाया सरकार की एजेंसी की मदद से। अब अगर इसका सवाल राहुल जी ने पार्लियामेंट में उठाया तो अचानक 3 साल 4 साल पुराना जो केस था,
जिस पर जिसने अपील लगाया, जिसने पिटीशन लगाया, उसने 2 साल पहले जाकर हाई कोर्ट में कहा कि मैं इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। जैसे ही राहुल जी ने ये मामला उठाया, वैसे ही उसने जाकर हाई कोर्ट में वो स्टे हटवाया और सूरत कोर्ट में 25 दिन के अंदर अंदर फैसला भी हो गया। इतनी जल्दी तो न्यायपालिका ने कभी हमारे देश में काम ही नहीं किया। वो दामिनी पिक्चर में डायलॉग आता है, तारीख पे तारीख। हमारे आम सब लोग यहाँ जानते हैं कि कैसे तारीख पे तारीख मिलती है अदालतों में। लोग पैर घिसते रह जाते हैं और न्याय नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में बहुत जल्दी से फैसला हो गया। मानहानि के मुकदमे में जो सबसे ज्यादा बड़ी सजा हो सकती थी, वो ऐसे कभी नहीं दी जाती किसी को, लेकिन दी गई। मामला सब जुडिस है, उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती मैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से जल्दी उस मामले पर फैसला दिया गया। और फैसला इधर दिया गया और उधर उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। और सदस्यता को समाप्त करते ही उनको नोटिस दिया गया कि आपको आपका घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन हम सब राहुल जी को जानते हैं और इसीलिए वो हमारे नेता हैं। इसीलिए हम उन पर गर्व करते हैं कि किस तरह से दो प्रसंग मुझे याद आते हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उस वक्त मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। हाँ, 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, जब राजीव जी 1989 में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन राजीव जी ने कहा कि नहीं, देश का मत हमारे खिलाफ आया है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, और प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। जिस विनम्रता के साथ और चेहरे पर जिस रौनक और हंसी के साथ उन्होंने उस दिन टीवी में संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया, वो चेहरा आज भी हमको याद है। उसी तरह हंसते हंसते राहुल जी ने जिस तरह से साइन करके अपने घर के कागजात सुपुर्द किए 22 तारीख को, वो भी चेहरा हम लोगों को याद है। और यही वो व्यक्ति है जिसने 5 महीने बरसते पानी में, बरसती धूप में और कपकपाती ठंड में मात्र एक टी शर्ट के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की, तब जबकि बहुत लोगों को लगता था कि कश्मीर तो ये चलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको सुरक्षा के कारण इनको रुकना पड़ेगा। सरकार को इतना डर सताया कि वो सरकार जिसने मध्य प्रदेश की सरकार को हटाने के समय गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत करते समय कोविड जब सचमुच था, तब उनको वो याद नहीं आया। अचानक क्रिसमस के आसपास जिस सरकार को कोविड की याद आई, क्योंकि चाहते थे कि राहुल जी की यात्रा दिल्ली के आगे न बढ़े, लेकिन अपार जन समर्थन देखकर इस सरकार को पीछे हटना पड़ा। कश्मीर में जिस दिन हम लोग चल रहे थे, किरण भी यहाँ मौजूद है, वो भी उस यात्रा में थे, उनको पता है। एक दिन की तो ऐसी परिस्थिति हुई कि सुरक्षा करने वाले लोगों ने जो अनुमान लगाया, उससे तिगुनी चौगुनी भीड़ आई और यात्रा में किसी तरह की भगदड़ न हो, इसके लिए थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। लेकिन चाहे मौसम विपरीत था, चाहे किसी भी तरह का कोई भी खतरा था, राहुल जी की यात्रा नहीं रुकी। और उन्होंने जो कहा तपस्या के बारे में, शून्यता के बारे में और फना होने के बारे में, कहना बहुत आसान होता है। कहने वाले नेता हमने बहुत देखे हैं जो हमारी तरह यहाँ आते हैं, हम भाषण में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फना होना क्या होता है उन्होंने हमको अपने भाषण से नहीं सिखाया, अपने व्यवहार से सिखाया। जब हंसते हंसते अपने घर की चाबी उनको थमाई और उन सब के साथ खुशी से उनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाते हुए वो घर से बाहर आए। इसीलिए वो हमारे नेता हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो देश है, ये देश शून्यता को और फना होने को, तपस्या को अच्छी तरह समझता है।
और उन लोगों का सम्मान करता है जो पद के पीछे नहीं भागते, पद उनके पीछे भागते। राहुल जी चाहते तो कभी भी प्रधानमंत्री हो सकते थे, सोनिया जी चाहती तो कभी भी प्रधानमंत्री हो सकती थी, लेकिन उन सब ने हमारे सामने त्याग और तपस्या का उदाहरण पेश किया और उसी उदाहरण पर खरा उतरने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सब यहां पर जय भारत सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम सब लोगों की ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हम सब की लड़ाई इसलिए है कि हम वापस इस देश में लोकतंत्र को कायम कर सके। और जैसा राहुल जी कहते हैं, नाइदर साइलेंस नॉर वायलेंस, हम यहां पर न तो चुप रहेंगे और न ही हथियार उठाएंगे। हम सब अहिंसात्मक ढंग से इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे समस्त सांसद और नेतागण, हमारे नेता प्रतिपक्ष, इन सब के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। केंद्र में माननीय सोनिया जी, माननीय प्रियंका जी और राहुल जी हमारे नेता, और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे। कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जिसने कभी अंग्रेजों के सामने झुकना कबूल नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के आगे तो किसी भी तरह से नहीं झुकेगा, इसका हम सबको पूरा पूरा विश्वास है। और जितने भी तरह के क्षेत्रीय दल हैं जो आज सांप्रदायिकतावादियों के पक्ष में हैं, उनसे भी हम लड़ेंगे और उन सबके साथ होंगे जो संविधान के रास्ते को अपनाएंगे, जो संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे, जो देश के गरीब के लिए लड़ेंगे, देश के दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ेंगे, उनके साथ हम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जगत।